अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऑटम 2025 कैफ 2 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें कल हमने एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल भी किया और उसके अंदर हमने देखा कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करके दी जाए तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें टेबल से मिल जाएगी, डेटा में से मिलेगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नोट्स में मिल जाएगी। यानी एग्ज़ामिनर जो है हमें डिफरेंट तरीक़ों से तैयार करना चाहता है। वो इस तरह से तैयार करना चाहता है कि आप लोग जो हैं वो इस बात को देखें कि कभी ज़िंदगी में आपको हो सकता है कि किसी की टैक्सेबल इनकम सामने आ जाए, उसको ठीक करना पड़ जाए। बाज़ औक़ात आपको रॉ डेटा मिल जाए, उससे आपको तैयार करना पड़ जाए। तो मुख्तलिफ़ हालात के लिए वो स्टूडेंट को तैयार करता है और स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो उन चीज़ों के लिए तैयार होकर फ़र्म के अंदर आएंगे। ये मुख्तलिफ़ सीन होते हैं। जो स्टूडेंट ये सोचता है कि यार ये एक बहुत मुश्किल चीज़ आ गई है मेरे सामने, तो वो अक्सर सीए नहीं कर पाता। हमारा ये तजुर्बा है। रादर दैन जो ये सोचता है कि यार उसकी पॉजिटिव सोच देता अपने दिमाग को, वो ये बात कहता है कि यार एक अच्छा क्वेश्चन था, एक नया मेरे सामने केस आया, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इंसान जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ज़िंदगी में सॉल्व करता है उसको हम तजर्बा कार इंसान कहते हैं। और तजर्बा कार या हुनरमंद आदमी की कीमत ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों की। तो ये एक चीज़ रहती है। तो इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि मुझे हर्डल्स फेस करना पड़ रही हैं। तो इंसान तो है ही, अल्लाह ने खुद ही कहा है कि इंसान को हमने तकलीफ़ में ही पैदा किया है। तो इसलिए हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको देखना चाहिए कि मैंने कैसे करना। अपने दिमाग को एक ही सिग्नल दें, एक ही सोच उसको दें कि आई कैन डू दैट, मैं इसको कर लूँगा और ये मेरे से हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अच्छा जी, तो चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। कल तक इसमें कोई इशू हो आपका तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें हमें ये इशू था। कल हमने कौन कौन सी चीज़ें कर ली थी? कल हमने यहाँ तक काम कर लिया था, ठीक है। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ हर इनकम बेस्ड ऑन गिवन फैक्ट जो था। और उसके बाद था कंसीडर द फॉलोइंग इंडिविजुअल पर्सन। ये कैफ 2 ऑटम 25 का एग्ज़ाम है। कहता जी ये बताएं कि इन लोगों को ईच इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। क्या इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी? एक तो ये बात करनी है। बेस्ड ऑन इनकम ओनली, बेस्ड ऑन इनकम ओनली, ये उसने बात कह दी। समझ आ रही? इस बात को यहाँ पर ये उसने पहले कभी बात हमें नज़र नहीं आई कि उसने ये वाली बात की। पहले कहते इन लोगों को रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी। यहाँ उसने आपको लॉक कर दिया। अब आप उसकी प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों की, उसके घर के ऊपर बात है, सिर्फ इनकम की बात करेंगे। अच्छा जी, दूसरा कहता है जी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट डिस्कस वेदर ईच ऑफ द अबव इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स भी। और यहाँ देखें इसके पास सिर्फ 2 नंबर उसने दिए हैं आपको। यहाँ पर कितने दिए हैं? क्यों दिए हैं? क्योंकि पहले के लिए बात करना आसान होगी। नंबरों को ज़रा देखें, क्वेश्चन को रीड करके उसकी हर डायमेंशन को पढ़ना सीखें। कंसीडर द फॉलोइंग। अब रिटेलर, क्या रिटेलर को रिटर्न फाइल करनी चाहिए? इनकम की बात करनी है तो सादा जवाब क्या है? इफ़ हिज इनकम इज़ अबव द बेसिक थ्रेशोल्ड ही इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न। लॉ ने सेक्शन 114 ने रिटेलर को तो डिस्कस नहीं किया। उसने कहा कोई भी शख्स जिसकी इनकम बेसिक थ्रेशोल्ड से टैक्सेबल इनकम है उसको रिटर्न फाइल करनी है। अ पर्सन डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम्ड सप्लाईज, आप कहेंगे नो, नहीं, उसकी पर्सन एग्जाम्ड सप्लाईज में है,
भाई अगर कोई किसी की इनकम एग्जाम्प्ट है, उसने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया कहा है कि सिर्फ इनकम के ऊपर फोकस करना है। अगर कोई बंदा इसके साथ अब ये बात करनी शुरू कर देगा, अगर इसके बाद वो चैम्बर में रजिस्टर्ड है फिर भी उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, अगर उसके पास ये है, अगर ये अगर मगर उसने आपको लॉक कर दिया। मैं ये पूछना था कि इनकम की बात हुई है, लेकिन जो एग्जाम सप्लाईज बेचेगा उससे भी तो इनकम जनरेट होगी उसकी। आप सेल्स टैक्स में क्यों चले गए? नहीं, इसी इनकम टैक्स में मैं कह रहा हूँ एग्जाम्प्ट सप्लाई, सेल टैक्स में तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर हम इनकम के लिहाज से ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये, हाँ सप्लाईज एग्जाम्प्ट हैं। अगर उसकी जो सप्लाईज एग्जाम्प्ट हैं, जो भी चीज़ वो बेच रहा है वो एग्जाम्प्ट है। अब ये हमें नहीं पता चल रहा कि इनकम टैक्स की बात कर रहा है, उसने दोनों की बात की है। उसने आपका सवाल ठीक है कि सर अगर उसकी एक सेल्स टैक्स में इनकम एग्जाम्प्ट, कोई सप्लाई एग्जाम्प्ट है, जैसे किताबें बेचता है वो सप्लाईज एग्जाम्प्ट है, तो इनकम टैक्स में तो किताबें एग्जाम्प्ट नहीं हैं। आप जो बुक सेलर्स होते हैं वो टैक्स देते हैं, यानी कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि वो सेल्स टैक्स में चूंकि एग्जाम्प्ट है तो लिहाजा इनकम टैक्स में भी एग्जाम्प्ट है। समझ आ रही है ना? तो वहाँ पर तो वो टोटली टैक्सेबल है, वहाँ किताबें जो है वो कहीं पर भी एग्जाम्प्ट नहीं है। लेकिन हम जहाँ पर चूंकि दोनों को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, तो जब आप इनकम टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक समझेंगे कि ये एग्जाम्प्ट है, ये सप्लाईज क्या है, एग्जाम्प्ट है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, फिर इसका भी यही जवाब है। एन एक्सपोर्टर, इसका भी। अ विडो हैविंग डिविडेंड इनकम ओनली, इसको भी रिटर्न फाइल करनी है। विडो के लिए और ऑर्फन के लिए प्रॉपर्टी में एग्जेम्पशंस मौजूद हैं कि अगर विडो जो है उसकी प्रॉपर्टी है, नॉन रेजिडेंट है और ऑर्फन, 3 लोगों का। ऑर्फन कौन सा? 25 साल से कम वाला। तो इनके लिए लॉ ने कहा है कि आप इसके लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। बाकी लेकिन अगर इनकम होगी, किसी की एफटीआर की इनकम हो या एनटीआर की, उसको रिटर्न फाइल करनी है। तो इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ इसी बंदे के लिए था कि इसको रिटर्न इनकम की बेस के ऊपर फाइल करना नहीं थी, बाकी सब के लिए यस ही था। यस 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 जो है ना वही था। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर भी देखते हैं। फिर कहता जी क्या सेल्स टैक्स में उसको रिटर्न फाइल करनी है? रिटर्न किसको फाइल करनी है? जो रजिस्टर्ड होगा। तो बजाय उसने ये पूछने के कि इन लोगों को रजिस्टर्ड होना चाहिए, असल सवाल एग्जाम में जो आता रहा है वो ये आता रहा है कि वेदर द अबव पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। यहाँ उसने ये नहीं पूछा, यहाँ उनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो वही जवाब वही होगा कि इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे, उसका जवाब फिर हम वही देंगे। अच्छा जी, क्या तो पहले रिटेलर को रिटर्न फाइल करनी चाहिए? हाँ, यहाँ कंडीशन बताएंगे क्योंकि उसने यहाँ कोई कंडीशन नहीं बताई। इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, यहाँ उसने कंडीशन बताई थी, यहाँ नीचे कंडीशन नहीं बताई थी। इसलिए यहाँ अब कंडीशन के साथ बात, इफ़ अ रिटेलर ऑफ अ टियर 1 रिटेलर इज रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न। लंबी कहानी नहीं करनी क्योंकि 4 नंबर है एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत लंबी बात नहीं करनी। A tier 1 retailer is required to file tax return. That's it. A person dealing exclusively in exempt supplies. No. अगर कोई exempt supplies में है तो बेशक retailer है, dealer है, distributor है, whatsoever he is not required to file tax return. A manufacturer of taxable goods. वही बताएंगे cottage industry का. A manufacturer other than cottage industry is required to file tax return. An exporter required to file tax return who wants to claim refund, right? Yes, sir. A widow having dividend income only, no, she is not required to file tax return. समझ आ रही? अब उसने किया क्या कि इनकम टैक्स सेल्स टैक्स को इकट्ठा दिया और स्टूडेंट से पूछा बताओ इनके लिए क्या क्या इश्यूज हैं। समझ आ रही? तो ये उसने क्या किया कि यहाँ पर बजाय रजिस्ट्रेशन की बात करने के उसने सेल्स टैक्स रिटर्न की बात कर दी। बार बार कह रहा हूँ कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक कर रहा हूँ, आपका
आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसा पेपर अगर मुझे आ गया, मैं पिछली अटैम्प्ट में ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका लेवल नॉर्मल था, उनको ऐसी चीज़ों को वो उसको नहीं करते थे, बिल्कुल बारीकी से नहीं देखते थे, लेकिन उनका पेपर पहली अटैम्प्ट में ही पास हो गया। यानी इसका मतलब है कि एग्जामिनर को भी आपकी कैपेसिटी का पता है कि ये स्टूडेंट किस कैपेसिटी में काम कर सकता है। इसको कहते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग्स। जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो हमारा हाथ रिलेटिवली चेक कर रहा होता है, एब्सोल्यूट पे नहीं जाता हूँ। आपकी किस्मत है कि आपसे पहले 10 पेपर बड़े टॉप के आ गए तो आपके मारे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपसे पहले 10 पेपर किसी एग्जामिनर के हाथ में गंदे आ गए तो 11वां पेपर आपका हुआ, आपकी किस्मत बन जाएगी। यानी पेपर वही कैटेगरी का है। तो इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करें कि यार अब तू मुझे काम कर। आपका काम है मेहनत करना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। एक शख्स कहे जी मेरे 5 बेटे होने चाहिए, मैं बस है तभी शादी करूंगा, मेरे 5, तो रंडवा मर जाएगा सारी उम्र जो है वो शादी नहीं कर सकता। फिर वो भाई उसका काम है शादी करे, अल्लाह उसको बेटे दे दे, बेटियां दे दे, ये अल्लाह का काम है आपका। इसलिए सीए के अंदर हम यही बात करते हैं कि मालिक दा कम माली दा कम पानी देना थे भर भर मशका पावे। मालिक दा कम फल फूल लाना, ये उसकी मर्जी है, उसने कब आपको फल देना है, कब उसने करना है, ये उसकी मर्जी है, उसके साथ रहना चाहिए। जी इस वक्त ये था। अब ज़रा इसका सोल्यूशन दे दें क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा ये मैं बता दूं कि इतना सारा आप एग्जाम में लिख नहीं सकते, ये हमेशा याद रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना जो ये होता है ये सजेस्टेड सोल्यूशन होता है, ये सजेस्टेड आंसर है, ऑल्टरनेट सोल्यूशंस माने जाते हैं। सी रिटेलर रिक्वायर्ड टू फाइल इफ हिज टैक्सेबल इनकम सेम 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 नहीं सेम सेम सेम। इसके लिए ने बता दिया कि एफटीआर किसकी इनकम उसको रिटर्न फाइल करना है। आप ऐसे टेबल ना बनाइएगा, अगर बन जाए तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं होता। वही यहाँ पर भी टीयर 1 इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कॉटेज इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इतना लंबा नहीं लिखना, बस इतना लंबा नहीं लिखना, बस आप जो बात है वो मुकम्मल करें और आगे निकलें। सर वो आपने दूसरे पॉइंट का क्या आंसर बताया था? किसका? ये अ पर्सन डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम सप्लाईज, पहले पॉइंट के हिसाब से इनकम टैक्स में जी जी ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने इसी को कहा है कि अगर उसकी टैक्सेबल इनकम जो है, लिख सकते हैं दोनों जो आप भी ठीक हैं, कि यानी एग्जाम सप्लाईज उसने मेंशन तो नहीं किया ना, उसने कहा जी एग्जाम सप्लाईज, किसकी एग्जाम सप्लाईज, या एग्जामिनर मेंशन करे कि सेल्स टैक्स की है या इनकम टैक्स की बात कर रहा है। कोई अगर इनकम टैक्स में कोई चीज़ एग्जाम्प्ट हो गई है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या एग्जाम सप्लाईज नहीं है? आप चावल उगा के बेचते हैं तो ये सप्लाई नहीं है, ये एग्जाम नहीं है, तो जब आप इसको बेचेंगे तो टैक्सेबल होंगी, एग्जाम्प्ट होंगी ना, आपके लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी है नहीं है। तो इसलिए यहाँ कंडीशन के साथ उसको बताना चाहिए कि अ पर्सन डीलिंग एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्ट सप्लाईज इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न। देखें ना, जब एग्जामिनर ने सवाल बनाया, उसने एग्जाम सप्लाई अपने दिमाग में समझ लिया कि ये, इसको कहते हैं सवाल के अंदर लैकूना शामिल है। कान सुनी कभी? आप लोगों को नहीं कान का पता होना, पर जो गांव में रहते हैं उनको पता है। मंजी को कान पड़ जाती थी चारपाई को, कि जो छत पे सोते थे तो रात को उन्होंने आ जाना, चारपाई पड़ी हुई है, बारिश हो रही है, तो वो ऐसे टेढ़ी हो जाती थी, तो फिर उसकी कान निकालते थे। 2 बच्चे को कहते थे बैठो, बैठ के कुछ देर बैठना, जब उसने खुशक होना फिर उसको कहते हैं लैकूना इंग्लिश में, कि इसमें कान मौजूद है। तो जिस एग्जामिनर ने ये सवाल बनाया तो उसने अपनी तरफ से एग्जाम सप्लाईज बना दी सेल्स टैक्स वाली, अपने दिमाग में सोच ली, सोल्यूशन भी उसके मुताबिक बना दिया, मेंशन नहीं किया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये बात, इसका ये आंसर, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, ये इसका आंसर गलत है। इसकी ये पूरी बात ऐसे मुकम्मल ठीक नहीं है।
ये बताना आप यानी आप एग्ज़ाम में जब करेंगे तो कहेंगे कि इफ़ दीज सप्लाईज आर एग्जाम्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देन नो रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू फाइल। यस। हम हुस्न ज़न रखते हुए दोनों जगह पे एग्जाम सप्लाईज नहीं कह सकते उसको, सेल्स में भी इनकम में भी। वैसे कर लें, आपकी मर्जी। जब वो खामोश है उसने नहीं, आप यहाँ भी कह दें कि जी मैं एग्जाम सप्लाईज एज पर सेल्स टैक्स कर रहा हूँ, तो उसने तो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का दिया हुआ है, आप सेल्स टैक्स में क्यों घुसेंगे। यहाँ कहता है जी एज पर प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स, यहाँ कह रहा है एज पर दी प्रोविजन इनकम टैक्स की प्रोविजन के मुताबिक। तो जब पहले सवाल का जवाब देंगे तो एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ही सोचेंगे ना। ये कैसे हो सकता है कि जवाब आप इनकम टैक्स के मुताबिक दे रहे हो और बात जो है वो आप सेल्स टैक्स के मुताबिक कर रहे हो। यानी किसी इंसान के ऐसे ही है कि किसी इंसान को मैंने स्टिच लगाने हैं और मोची वाला धागा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोची भी जूता सिलाई करता है ना, तो जब जूता सिलाई करेंगे तो उसमें धागा भी मोची वाला इस्तेमाल करें। तो जब इंसान को टांके लगा रहे हैं तो धागा भी इंसान वाला इस्तेमाल। जब उसने कह दिया अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और, तो फिर हम कहेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दिस सप्लाईज इज एग्जाम्प्ट। यस सर। इनकम टैक्स के मुताबिक ये सप्लाई एग्जाम्प्ट है और जो सप्लाई एग्जाम्प्ट हो जाएगी उसके मुताबिक फिर आपको रिटर्न फाइल करनी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये जवाब मेरे मुताबिक बिल्कुल 100% गलत है। सही है। यस सर। यहाँ जम्पशन जो बंदा लेगा वो भी गलत ही करेगा। जी अरहम, तसल्ली होगी आपकी। यस सर, मैं इसलिए कह रहा था कि पार्ट 1 में इनकम टैक्स का आंसर करते हुए बंदा कह रहे थे कि जी इनकम टैक्स एग्जाम सप्लाईज कर रहा है, और पार्ट 2 का आंसर करते हुए कह देते हैं कि जी एग्जाम सेल्स कर रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बस चाह रहे थे कि मैं उस्ताद को बताऊं कि मुझे इनकम टैक्स ज़्यादा आता है। जी अच्छा जी, फॉर ईच ऑफ द स्टेट वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज डिविडेंड अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिस फॉर योर कंक्लूजन। दो बातें उसने पूछी हैं, क्या ये डिविडेंड है और बेस, रीज़न भी बताएं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते हुए उसकी ज़रूरी होता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को देखें कि उसने मांगा क्या है। अब डिविडेंड की देखें, इसने वो जो सेक्शन वाइज नोट्स थे कहाँ कितना ज़्यादा चेक किया है। जिन बच्चों ने आखिरी चैप्टर को इग्नोर किया हुआ था उनके लिए कितना ये मसला बना कि ठीक है सर ने 2 दिन में करवा दिया, क्योंकि इसकी अहमियत नहीं है लिहाजा ये फजूल था। ऐसा नहीं है। आगे कहता है जी ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिविडेंड किसके लिए होता है? शेयर होल्डर्स के लिए। तो आपने यहाँ शेयर होल्डर ढूंढना है। इस सवाल में किसको ढूंढना है? शेयर होल्डर कौन है। देखें, जब भी सवाल करें तो टैक्स पेयर को ढूंढा करें। यहाँ टैक्स पेयर कौन है, आपकी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा पेपर आपका आसान हो जाएगा। जब एसेट की डिस्पोजल आ रही हो तो सबसे पहले क्या लिखो? फार्मूला। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जैसे ही फार्मूला लिखोगे तो आपको मिसिंग फिगर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उस मिसिंग फिगर का लिंक उसने कहीं दिया होगा एग्जामिनर ने, वो आपको मिल जाएगा। सी लिमिटेड, अ लॉस मेकिंग एंटिटी विद एक्यूमुलेटेड लॉसेस इज़ इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। वो लिक्विडेशन में कंपनी जा रही है। पढ़ा वालेकुम सलाम, लिक्विडेशन का पढ़ा हमने कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो जितना अपने वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिविडेंड गिना जाएगा। याद है कि नहीं? देख रहे हैं मुंह देखा, बस ठीक है। ड्यूरिंग लिक्विडेशन द एसेट ऑफ द कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। एसेट कंपनी के जो थे वो किया, उसने कहा कि जी क्या ये जो उन्होंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं शेयर होल्डर को, क्या उनके लिए डिविडेंड गिना जाएगा या नहीं? बताएं। भाई सवाल ये है कि वो जो कंडीशन आपके दिमाग में है, क्या उसने कंडीशन मेंशन की है यहाँ? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कोई अमाउंट दी है तो इसका मतलब आप कंडीशन के साथ यस आंसर करेंगे। आप कहेंगे यस, द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है, एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसलिए नहीं लिखेंगे कि ये है ही लॉस मेकिंग कंपनी, तो ये जवाब गलत हो जाएगा। मैं आपको छेड़ रहा था, हालांकि उसने लॉस दिया हुआ है, उसने कहा इसको लॉस है,
लॉस मेकिंग एंटिटी, इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे नो। फॉर सी लिमिटेड नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिकॉज देयर इज नो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कंपनी लिक्विडेट हो और उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ हो और उस हद तक जितना भी पैसे, जब वो पैसे वापस करेगी तो उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक आपका डिविडेंड गिना जाएगा। अब आप अपना डिविडेंड कैसे ढूंढेंगे? उसका आसान तरीका ये होता है कि टोटल जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, टोटल कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर हैं, और इसको आप अपने शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी। कंपनी का टोटल डिविडेंड, टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स, और आपके पास कितने हैं उसे मल्टीप्लाई कर, यानी ये एक शेयर की वैल्यू आ गई, एक डिविडेंड पर शेयर आ गया ना। इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड पर शेयर। इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड पर शेयर बोलेंगे आप। तो आपके जितने शेयर हैं मल्टीप्लाई कर दें तो डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ आंसर आएगा नो। मैंने आपसे यही पूछा कि क्या यहाँ पर उसने क्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताया, तो आप खामोश थे। बताया उसने कि नहीं है इसका क्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसने बताया है कि इसका कोई क्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, राइट। अ फॉरेन ब्रांच ऑफ डी लिमिटेड, अ पाकिस्तानी कंपनी। फॉरेन ब्रांच का हमने कहा था कि वो जितने पैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रांसफ़र करेगी अपनी होल्डिंग कंपनी को पाकिस्तान से बाहर, उसके लिए वो डिविडेंड गिना जाएगा। रिमिट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू द हेड ऑफिस इन पाकिस्तान, गिना जाएगा? नहीं, नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉफिट दे दिया। इसकी शर्त ये थी कि पाकिस्तान से बाहर बेचता, तो उसने पाकिस्तान के, तो ये भी नहीं है, इसको ये कंडीशन को पूरा नहीं। अगर एक कंपनी, एक ब्रांच है मेरी, नेस्ले लाहौर में हेड ऑफिस है, तो कराची की जो कंपनी है वो मुझे पाकिस्तान में भेज देती है, तो मेरे लिए डिविडेंड गिना जाएगा। जब बाहर से भेज देती है तो लॉ ने कहा यहाँ की कंपनी बाहर पैसे भेजे, वहाँ की कंपनी इधर भेजे नहीं होगा। देखें, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करता है आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए, छेड़ता है ये, है ना, शरारती बच्चा है, तो इससे ज़रा खफा ना हो, लेकिन समझें कि ये आपके कॉन्सेप्ट को कि कितना अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। ई लिमिटेड, सी डी ई, देखें कैसे नाम रखे उसने, सी डी और ई, अभी उई नहीं उसने कहा है ना। A finance company advances a loan to one of its shareholder under its standard commercial terms. Right? बताएं क्या ये डिविडेंड है या नहीं है? उसने लोन दिया है, यस और नो? सर ये तो लोन दिया ना, तो ये उसमें तो नहीं आएगा। वो कह रहे जी लोन दिया तो उसमें नहीं आएगा, बताएं। सर ये नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनेंसिंग करती है अपनी स्टैंडर्ड कमर्शियल टर्म्स के अंदर, जी ये क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ दो इश्यूज थे। अगर मैं इसको निकाल दूं, फाइनेंस कंपनी को अगर मैं क्या कर दूं, सिर्फ लिखता ई लिमिटेड एडवांसेस अ लोन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर अंडर स्टैंडर्ड कमर्शियल टर्म्स, कि उसने अपनी जो भी कमर्शियल टर्म्स है उसके अंदर उसने दिया, लेकिन ये फाइनेंस कंपनी नहीं है, तो फिर इसका आंसर यस भी हो सकता था, नो भी हो सकता था। वो कैसे? क्योंकि ये ईयर एंड पर पेंडिंग होना चाहिए, वो उसने कंडीशन नहीं बताई थी। तो फिर हम लिखते कि यस दिस एडवांस मेड बाय अ प्राइवेट कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर शैल बी कंसिडर एज डिविडेंड इफ दिस लोन इज अनपेड एट द ईयर एंड। इफ के साथ आप जवाब देते, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन उसने कहा कि फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग कंपनी के लिए रूल अप्लाई नहीं, इसका काम ही लोन देना है, तो इसके लिए ये रूल नहीं है। तो इसका भी आप जवाब नो में दे के कहेंगे नो, ठीक है।
इसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। अब फाइनेंस कंपनी कैन एडवांस लोन टू इट्स शेयर होल्डर अंडर कमर्शियल टर्म दे सकती है वो अपनी, ठीक है। हाँ, कमर्शियल टर्म्स में ना देती, फ्री दे देती, फिर हम इसको कहते हैं कि अब इसको डिविडेंड ट्रीट करना चाहिए। डिविडेंड दे। जी सर ये इसका जो पार्ट 2 था एक मिनट अभी एक इसका देख लें, यहाँ कोई हमारे हैं, तीनों ही नो है, ये देखें सही है। अब चलते हैं इसके पार्ट बी के ऊपर। देखें मकसद कहने का कि ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये नहीं हो सकता कि इसमें कोई भी चीज़ पेपर में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना मैं कोई भी पेपर आपसे डिस्कस करूँगा तकरीबन 50% अगले एग्जाम में उसकी वो चीज़ें होंगी, बेशक करंट अटैम्प्ट हो। समझ आ रही? लेकिन आपको असल में पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये है क्या, मकसद क्या है इसका। यहाँ पर वो कहता है आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, प्रोवाइड रीज़न फॉर इफ़ आइडेंटिफाइड एज फॉल। अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो उसकी आपने रीज़न बतानी है कि ये फॉल्स क्यों है। एग्जामिनर चाहता तो इस क्वेश्चन को भी ट्रू फॉल्स बना सकता था, यहाँ भी रीज़न मांग सकता था। वो ये कह देता कि उसने जो है वो एक अकाउंटेंट है, वो सोच रहा है कि उसने फ़लाँ जो डिविडेंड दिया है वो सही है, वो डिविडेंड कंसिडर करना चाहिए और उनका टैक्स काटना चाहिए। आप बताएं कि आप उसे एग्री करते हैं या नहीं करते। तो फिर आप इसका यानी मुख्तलिफ डायमेंशन हो सकती है क्वेश्चन की। यहाँ उसने कहा बताएं ट्रू है या फॉल्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, कौन सी इनकम सेट ऑफ, कौन से लॉसेज सेट ऑफ हो सकते हैं, पहले वैसे कंसिडर करें, बताएं मुझे। क्या सैलरी सेट ऑफ हो सकती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट ऑफ हो सकते हैं। बिजनेस इनकम भी हो सकती है। जी सर। तीन हो सकते हैं सेट ऑफ। यानी जब चीज़ को पढ़ें तो अपने आप को दिमाग को खोलें कि भी कौन से सेट ऑफ हो सकते। बिजनेस हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड कौन से हो सकते हैं? बिजनेस, सिर्फ बिजनेस, राइट, और फॉरेन लॉसेस, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ओके, ये मैंने बात आपको बता दी। कंसिडर द, अच्छा जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस अ फॉरेन सोर्स लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड वाइस वर्सा। अ फॉरेन लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से क्या मुराद है? इसी तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम भी फॉरेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। ये बात गलत है, इतनी बात ठीक थी। ये जो इसने एंड वाइस वर्सा कहा है ना तो फॉरेन सोर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है, ना फॉरेन सोर्स ना फॉरेन पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान फॉरेन के अगेंस्ट। तो ये स्टेटमेंट पार्शली ट्रू है, तो आप पार्शली नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉल्स। यानी पूरी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। आप पार्शली का वर्ड एग्जाम में यूज फॉल्स, क्या लिखेंगे? A foreign loss cannot be set off against Pakistan source income. However, Pakistan losses can be set off against foreign losses. ये फिर बात कंप्लीट होगी। देखें कितनी बारीकी से वो पढ़ने के तरफ लेके जा रहा है आपको। खासकर वो उन लोगों को फोकस करना चाहिए जो सोच रहे हैं कि मैं अगली अटेम्प्ट में दे दूंगा, है ना। अभी चांस है। अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि जब तक आप मौत के फरिश्ते नहीं देख लेते, हर बंदे के पास हदायत का रास्ता खुला हुआ है ना। ऐसे ही हम किसी को ज़िंदगी में ये नहीं कह सकते ये काफिर है, ये फलाना है, टिंगना है। हो सकता है अल्लाह ताला उसको हदायत, और ऐसी हदायत दे कि आपसे बेहतर हो जाए, कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, उसके रुतबे कितने। अ लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
cannot be set off against any other head of income or carried forward to subsequent years। ये सारी बात ही, ये बात ठीक है यहाँ पे, ये बात कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो सकती, उसने कहा सेट ऑफ नहीं हो सकती। आप कहेंगे द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम, हाउएवर इट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। आप कहते हैं सर मैं इसके अगेंस्ट लिख ना दूँ, इसके अगेंस्ट हो सकता है, लिख दें। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं आप लिख दें द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, ये लिख सकते हैं। लेकिन प्रिसाइज बात करें, अगर उसने बहुत प्रिसीजन लेवल नहीं पूछा हुआ, उसने स्टेटमेंट का पूछा है, तो इतनी बात करें कि आपका मजबूर हो जाए आपको ठीक करने पे कि यार बात इसकी ठीक है, बात इसकी ठीक है। प्रोफेशनल, मैं बार बार क्या लफ्ज़ यूज़, प्रोफेशनल स्टडी कहते ही इसको है। हाउ ब्यूटीफुली यू आर प्लेइंग, अब खेल कैसे रहे हो, ये आपकी जहन साजी की जा रही है। आगे है जी, A loss on disposal of shares of a private company cannot be set off against the gain on disposal of shares of a public company and vice versa। अब यहाँ पर ICAP ने जो सोल्यूशन इसका दिया होगा वो होगा जो अपने सोल्यूशन में यूज़ नहीं करता। ये अजीब काम है। ICAP का सोल्यूशन जितने भी हैं उसमें वो सेपरेट ब्लॉक का ना तो लॉस किसी में एडजस्ट करता है ना उसमें से किसी को लेके चलता है। नहीं, सेपरेट ब्लॉक के अंदर किसी लॉस को एडजस्ट नहीं करता, उसको सेपरेट लेके चलता है। ना सैलरी नॉन सैलरी के स्टेटस में उसको कंसिडर, सेपरेट ब्लॉक को FTR की तरह ट्रीट करता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ वो करता है कि उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देता है। असूलन अगर कैपिटल लॉसेस कैपिटल गेन में सेट ऑफ हो सकते हैं, सेट ऑफ हम सोल्यूशन में नहीं करते। यानी आपके सोल्यूशन में प्राइवेट कंपनी में लॉस हो और पब्लिक कंपनी में गेन हो, सॉफ्टवेयर भी IRS यही करता है, वो दोनों को सेट ऑफ नहीं करता। प्राइवेट कंपनी को आपकी टोटल जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा और सेपरेट ब्लॉक पे टैक्स लगा देगा, लेकिन लॉ ने कहीं मना नहीं किया हुआ। तो इसका जवाब ये होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी के शेयर तो पब्लिक कंपनी में एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक के प्राइवेट में नहीं हो सकते, क्योंकि वहां लॉ ने स्पेसिफिकली मना कर दिया हुआ है कि लिस्टेड कंपनी जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स में लॉस हो तो वो किसी और हेड में एडजस्ट नहीं। अब देखें ना, यहाँ कैटेगोरिकल उसने मना कर दिया हुआ है। ओके, ये बात समझ आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम के अंदर आइंदा अगर सवाल आए और आप प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी में शेयर्स को एडजस्ट करके नीचे रेफरेंस जरूर लिख दें, एज पर द सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफ ऑटम 2025, कि ये मैंने किया हुआ और लॉ में ऐसा है, लॉ यही कह रहा है। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। एनी अनएडजस्टेड लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन मे बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। ये ठीक है, ये बात ठीक है। कैपिटल लॉसेस जो हैं ये 6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। गलत है, क्योंकि सिक्योरिटीज के 3 साल के हैं, बाकी 6 साल के लिए हैं। समझ आ रही है? तो आप लिखेंगे कैपिटल लॉसेस the unadjusted losses shall be carried forward of capital gain for 6 years. However, the losses under the head securities shall be carried forward for 3 years. वो 3 सालों के लिए होंगे। देखें पास पेपर को करने का कितना फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है यही चीज़ें अगली दफ़ा पेपर में डाल दें, क्वेश्चन का हिस्सा बना दें। आज उसने थ्योरी की है, अगली दफ़ा वो न्यूमेरिकल का हिस्सा बना दें। उसे कोई चंबे की बात तो नहीं है। लेकिन किसी ने जिसने भी ये पेपर बनाया है बड़ी तसल्ली से उसने बनाया, वो किड़ निकाली है उसने स्टूडेंट से। द लॉस इनकर्ड बाय एन AOP कैनॉट बी सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड बाय इट्स मेंबर अगेंस्ट देयर इंडिविजुअल इनकम।
ये बिल्कुल ठीक है कि एओपी को उसको नहीं जा सकती। हाँ, एक बात हमने पढ़ी हुई है कि जो मेंबर्स का टैक्स क्रेडिट होगा, जो मेंबर नहीं ले सका वो एओपी ले सकती है। एक एक्सेप्शन इसमें मौजूद है कि टैक्स क्रेडिट, मिसल मैंने डोनेशन दी है, मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर हूँ, तो मैंने शौकत खानम को डोनेशन दे दी है, मुझे उसका, मेरी इनकम भी कोई नहीं है इसके अलावा, मैं सिर्फ पार्टनर हूँ, तो लॉ मुझे इजाज़त देता है कि मैं शौकत खानम को रसीद दूँ, उसकी रसीद दे दूँ उनको, और उनको कहूँ कि तुम इसका मेरी फर्म क्रेडिट ले लें। फर्म अपना क्रेडिट मेंबर को नहीं दे सकती, फर्म अपना लॉस मेंबर को नहीं दे सकते, ना मेंबर अपना लॉस फर्म को दे सकता है। सिर्फ एक है, वो है टैक्स क्रेडिट, वो यहाँ बात हो ही नहीं रही। ओके, चौथे का बी पार्ट, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, काम 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 दिन रात करें हम जी। फॉल्स, इट इज़ ट्रू दैट द फॉरेन सोर्स लॉसेस कैनॉट बी चल जा भाई, क्या हो गया तुझे? With Pakistan source income, however, Pakistan losses can be set off against foreign source income। ये न्यूमेरिकल में भी आ चुका हुआ है कि पाकिस्तान के, यानी आप जहन में लाया करें कि पाकिस्तानी बात जाके तो गोरों में सेट हो जाते हैं, गोरे नहीं आके इधर सेट होते। ये इमरान खान की गोरी वापस नहीं चलेगी, उसने तलाक लेने का, नहीं मैं नहीं यहाँ ठहर सकती, ये तुम्हारी हिम्मत है, ठहरो इधर ही, जेल भी काटो, मारें भी खाओ मैं नहीं ऐसे कर सकती, है ना भाई। ये जहन में रखा करें कि गोरे इधर आके नहीं ठहर सकते, हमारे लोग उधर जाके। लॉस फ्राम अदर कैन बी सेट ऑफ विद द अदर हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट फ्रॉम फॉर सैलरी, मैंने मेंशन कर दिया। However, it cannot be carried forward, ठीक है। False, loss on disposal of share private company cannot be set off with gain on disposal of share of a public। Loss on share of public company however cannot be set off। ये आपके पास बड़ी वैलिड रीज़न आ गई आई कैप के सोल्यूशन की, एक प्रेसिडेंट बन गया कि आप इसका रेफरेंस एग्जाम में दे सकते हैं। अनरजिस्टर्ड लॉसेज इन द हेल्थ कैपिटल गेन शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एक्सेप्ट लॉसेज, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। सर ये जो अभी आपने बात की आई कैप वाली की, जो प्राइवेट और पब्लिक वाला, सर ये वही बात है जो केपी वाली बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो अंडर सेक्शन 37A और सेक्शन 37, बाबा ये जो, साहब ने बात लिखी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवाता था क्योंकि आई कैप ने अपने आज तक किसी सोल्यूशन के अंदर इस चीज़ को सोल्यूशन में नहीं लिया, न्यूमेरिकल के अंदर। जी सर, सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ये जनरल पूरी सेक्शन के ऊपर लगा देना कि 37A और या 37, या बस इन तक मुहित रखेंगे, बस पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, या जो बाकी सिक्योरिटीज है उन पे भी अप्लाई बाकी कर भी दें। हो सकती है। 37A का जो 37A के लॉसेस हैं वो 37A के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, 37A के 37 में एडजस्ट नहीं हो सकते। 37 के 37A के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, ये वन वे ट्रैफिक है। अच्छा, ये सैलरी का देख लें, इसमें कोई इशू है? बिलाल इज़ एम्प्लॉयड, 5A है। टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ बिलाल फॉर टैक्स ईयर, इसकी कहता है जी इनकम कैलकुलेट करें। Mr. Bilal employed as a chief executive officer at Azam Textile Limited. During the year, he was provided following benefit under the terms of his employment: monthly basic salary. He is entitled to receive a fixed annual bonus equivalent to 2 months salary in June। ठीक है, तो इसकी 10 लाख रुपया 1 मिलियन, ये भी इसकी इनकम बन जाएगी। Monthly reimbursement of 20,000 per child upon submission of school fee voucher। Bilal has 2 children, each with a monthly school fee of this। राइट, उसको कितनी मिलेगी?
20,000 इंटू 2 इंटू 12, ये भी टोटली टैक्स होगी। इंटरेस्ट फ्री लोन को हम डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको याद हो कि ऑन October 23 he took an interest free loan of 3 million and repaid 9 by 30th June 24। तो उसने 30 लाख का लोन लिया। हमारा साल शुरू हो रहा था जुलाई 24 से जून 25 तक। पिछले साल का पेपर कर रहा हूँ इसलिए मैं डेट रूल आज के ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो 30 लाख में उसने इतनी अमाउंट दे दी, बाकी कितनी बची? 21 लाख। During the tax year, he made no repayment due to financial difficulties on this approved adjustment of his June salary and annual bonus against the loan and waived the remaining balance। उसने क्या किया कि उसको उसकी जून की सैलरी एनुअल बोनस को एडजस्ट किया और बाकी अमाउंट जो थी उसने क्या कर दी? वेव्ड द रिमेनिंग बैलेंस। उसने बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस था वो वेव कर दिया। कितना वेव किया? ये वेवर अमाउंट इसकी टैक्सेबल होनी है ना, ये आपको एग्जाम में ढूंढनी पड़ेगी ना कितनी अमाउंट है। टैक्स से बाहर आ जाए, सोचें प्रैक्टिकली। एक ऑन इट विल अप्रूव एडजस्टमेंट ऑफ जून सैलरी, तो 5 लाख रुपया तो ये उसको उन्होंने कहा आपको नहीं दिए गए। उसको बोनस जो देना था कितना था? वो 2 माह की 15 लाख रुपया बेसिक सैलरी का था। ये वाला 2 मंथ सैलरी ये वाला है ना, यानी एक ये और 2 ये, तो 10 लाख रुपए ये भी एडजस्ट कर लिया। यानी एक्चुअली उसको जून में कख भी नहीं दिया, जून में उसको तनख्वाह भी नहीं दी, उसकी बोनस सैलरी भी नहीं दी। 21 लाख रुपए उन्होंने कहा हमने तुमसे लेना था जी, बिल्कुल लेना था, तुम्हारी इस वक्त 15 लाख रुपए ड्यू है हमारी तरफ, बिल्कुल है। उन्होंने कहा माइनस कर लो, बाकी क्या बचा? 6 लाख। उन्होंने कहा माफ़ किया, जाओ। वो थे ना एक शेख साहब, उनके हाथ से कुत्ता रोटी लेके दौड़ गया, तो पहले तो दौड़ते रहे उसके पीछे, जब पता चला कि इसने अब काबू नहीं आना तो उन्होंने हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को देना। तो उस एम्प्लॉयर को पता चल गया होगा कि अब इसने पैसे देने के काबिल 5 लाख रुपया है, तो अल्ले तल्लों में बसंत में उड़ाएगा जाके। उन्होंने कहा जाओ यार माफ़ किया, देने तो तुमने है नहीं, चलो एहसान ही कर दें। तो इसके अंदर 21 लाख का 10% उसकी सैलरी में जाना चाहिए, प्लस 6 लाख रुपया टोटली उसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय पे कर देगा, वो उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। राइट? सोल्यूशन देख लें या नहीं? मैं कि ज़रा अपने आप को वेरीफाई करते जाएं। बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल, एनुअल बोनस टोटली टैक्सेबल, स्कूल फ़ी टोटली टैक्सेबल, इंटरेस्ट टोटली टैक्सेबल, और 6 लाख रुपया टोटली टैक्सेबल। 8.2 आ गया, उसका टैक्स आ गया। अच्छा, अभी इस पे सरचार्ज क्यों ले रहे हैं? अच्छा, इस पे सरचार्ज 10 मिलियन से कहाँ एक्सीड कर गई? तो फिर किस चीज़ का ले रहे हैं? कहता जी बिलाल की इनकम एक्सीड 10 मिलियन से बढ़ गई है। राइट? तो ज़्यादा लेट काम करें तो फिर ये हालात पैदा होते हैं। ये टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर कहाँ से आ गया यार? लास्ट पॉइंट रहता सर, लास्ट पॉइंट अच्छा, तो आप बताएं ना सर, रह गया कहाँ है? 5वां पॉइंट ये वाला तो पढ़े ना, ऐसे ही आप किसी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करे कि दाढ़ी रख के और जो है वो लोगों के ऊपर। कहता है जी इनकम टैक्स रिलेटेड हिज सैलरी अदर इज़ बोर्न बाय द ATL। उसका जो है वो कौन बर्दाश्त करेगा? ATL बर्दाश्त करेगी। तो इसकी ज़ाहिर बात है कि हमने कहा था कि हम इसको लेकर चलेंगे,
राइट। अब इसके अंदर जैसे ही हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे 10 मिलियन से बढ़ जाएगी, है ना। मज़ा आया ना, करते हैं इसको। मैंने आपको जो रूल बताया था, अब ज़रा फिगर को याद रखिएगा जहन में कि 82,90,000 रुपया है और इसके ऊपर हमने टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर को कैलकुलेट करना है। अभी हम चूंकि पिछले साल 10% है, इस साल 9% है, हम 9% ही लेंगे, अपना रूल अप्लाई करेंगे। बड़ा तेज़ है यार एग्जामिनर, है ना, उसने खंगाल दिया पकड़ के। ये बच्चा जो पेपर ये पास करके एक फर्म में जाएगा, उसके स्ट्रॉन्ग कितने कॉन्सेप्ट होंगे टैक्स में, है ना। उसको किसी ऐसी लड़की ने धोखा दिया हुआ था जो सीए कर रही थी। उसने कहा अच्छा तो मैं सारे कैब वालों को तुम दूंगा पकड़ के, तुम्हारी ऐसी की तैसी। चंगेज़ खान भी ऐसे ही करता था ना, जिस कौम पे उसको गुस्सा आता था ना तो उनके वो चूहे भी मार देता था, वहाँ जा कुत्ते भी मार, जानवर कोई नहीं छोड़ता था, इतनी दहशत फैलाता था। यानी उसके बच्चे बूढ़े सब मार देता था और चूहे भी मार देता था। तो इसने कुछ ऐसा ही किया लगता है कि पेपर बनाने वाले ने धोखा तो किसी एक ने दिया है। हमारी अमाउंट क्या थी? 82,90,000। ठीक है, यहाँ इसका टैक्स लेंगे। टैक्स के लिए हमें इसके रेट्स देख लेते हैं। मैंने का स्टूडेंट हूँ, सही बता रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में कोई काम मुझे मिल जाए तो फिर मैंने उसमें पसंद नापसंद कभी देखी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। मैं कहता होता हूँ कि मैं बोरियत फील करने वाला आदमी हूँ, मैं बोरियत को बर्दाश्त कर जाता हूँ। सीए वही लोग कर पाते हैं जो बोरियत को बर्दाश्त कर पाते हैं। जो पार्टीबाज होते हैं ना, पसंदबाज, पार्टीबाज, इनसे नहीं सीए होता, क्योंकि जब भी इनको बोरियत होती है ये छोड़ देते हैं। ये मैं आप, और फिर सारी उम्र बोर होते हैं। ये 4-5 साल की बोरियत नहीं फील करते, लेकिन उसके बाद लेकिन कुछ लोग होते हैं फिर वो, अच्छा जी इसमें रेट क्या है सैलरी पर्सन के लिए? 6,16,000 प्लस 35%, यही है ना। और सरचार्ज कितना है? 9%। अब ज़रा देखिएगा, मैं इसका टैक्स कैलकुलेट करता हूँ। 6,16,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4.1 मिलियन। तो कितनी आ गई नई अमाउंट? राइट। अब इसको क्या करना होता है, हमने कांस्टेंट लेना है ना, इसको कांस्टेंट लेना है ना।
अब इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। अब मुसीबत ये है कि हम अब इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब लिखेंगे 6,16,000, ठीक है। यहाँ मैं अब मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा सरचार्ज का भी, क्योंकि 10 मिलियन से बढ़ गई है ना। तो मुझे, आप तो कैलकुलेटर पे करेंगे, कर भी सकते हैं। ये लिखते हैं इसका टैक्स और ये लिखते हैं सरचार्ज। ये हमेशा 9% ही होगा, ये बात याद रखें, ये 10% ही आपने करना। अब आप इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे 6,16,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट 4,04.1 मिलियन, यही है। और अब इसका 9% इंटू 0.09। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसका डायरेक्ट इसको जब कैलकुलेट कर लें तो मल्टीप्लाई कर दें 1.09 के साथ, तो टोटल ये अमाउंट ऐड होके आ जाएगी। इसका टोटल अगर करें तो क्या आंसर आता है, ये आ रहा है ना। अगर हम इसके साथ ब्रैकेट लगा के कोशिश करते हैं कि ये मुझे इजाज़त अगर दे दे, वन 1.09, हाँ मसला करेगा। तो बहरहाल हम सादा तरीका क्या करते हैं दोनों को। अब क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। अब ये टैक्स भी सरचार्ज भी उसी ने देना है, टोटल अमाउंट ही हमने उसकी कैलकुलेट करनी है। इसी तरह अब फिर आप इसका, ज़ाहिर बात है कि आपके पास सहूलत मैसर नहीं है। अब ये टैक्स किसका आ रहा है, इस अमाउंट का ये टैक्स आ गया, इसका 9%, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ गया। अंडरस्टैंड। अब हमने करना क्या होता है कि इस अमाउंट को, अभी हमारा जो टैक्स है ना, यहाँ पर ये दोनों अमाउंट आएंगे, टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, ये दोनों अमाउंट आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं समझ आ रही, क्योंकि उसने अब टैक्स भी देना है, सरचार्ज भी देना है, क्योंकि उसने कहा टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ये ध्यान से कीजिएगा। इसको मजीद आप अगर बढ़ा लें 6 कर लें, तो टोटल मैं अगर यहाँ पर कर लूँ इसकी अमाउंट, तो टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, ये इधर ही कर लेते हैं, तो हो जाएगी 36,69,300। ये अमाउंट बनेगी जब कहाँ जाएगी, इसकी सैलरी में ऐड होगी। क्लियर हुई है। तो यहाँ चूंकि उसका सरचार्ज बढ़ गया था, इसलिए हमने उसके सरचार्ज को भी यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया उसके अंदर। क्लियर, बात समझ आ गई है ना। इसने कितना निकाला है, टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, तकरीबन 4 मिलियन है, थोड़ा सा कम है उससे। 3.669। यहाँ इसने लिखा कहाँ है, टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, ये टोटल के नीचे, ये नहीं ऊपर ये 3.875। पिछले साल के टैक्स रेट तो नहीं चेंज थे, ये चेंज थे ना, ये देखें टैक्स रेट चेंज था ना पिछले साल सैलरीड का, तो इस वजह से इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, वरना हमारा आंसर अब यही आएगा। तो आप जाके इसको यहाँ ऐड कीजिएगा, नीचे ना ऐड कीजिएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद ना यहाँ ऐड कीजिएगा। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 8290 प्लस दिस, ये आ जाएगी ना आपकी इनकम। इसने क्या कर दिया भाई, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो ये आएगी 11 लाख। अब 11 लाख का आप टैक्स कैलकुलेट 11.9 पे कैलकुलेट करेंगे आप। क्लियर होगी बात। हाँ, तो बस इसमें एक ये चीज़ थी, मैंने कहा कि ये कैलकुलेशन भी आपको करा करके दिखा दूँ।
सर ये जो हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, इसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक डिफरेंस है कि इतना डिफरेंस अलाउ है कि इतना डिफरेंस आए टोटल और उसके अंदर एक्चुअल और उसके अंदर, हम तो कहते हम हैं छोड़ दें, या हम नंबर कह, ऑफ टाइम्स का? हम कहते हैं नॉर्मली ये डिफरेंस 100 में आ जाए, 100 में, 1000 के अंदर अंदर आ जाए तो बस कर दें। अब जैसे देखें ना यहाँ पर ये डिफरेंस जो है इन दोनों का, अब डिफरेंस, अब देखें ना इतनी लंबी कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर सकता। एग्जामिनर एक्यूरेसी पे नहीं जा रहा होता, ये बात जहन में रखें। एग्जामिनर आपका वे देखता है, पैटर्न देखता है, आपका ट्रेंड देखता है, आपकी इंट्यूशन को देखता है, आपके प्रोफेशनलिज्म को देखता है। किसी स्टूडेंट ने अगर यहाँ पर सिर्फ इतनी कैलकुलेशनें की होंगी ना, तो उसको पता है कि यार इसने लिमिटेड टाइम में इतना ही काम कर सकता है, इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता, तो वो आपकी इस वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेगा। उसे पता है कि जिसने 6 कर लिए वो और भी कर लेगा। उसने कोई आपका डांस थोड़ी देखना पेपर के अंदर, उसने यही देखना है कि इसको चीज़ों की पता चल रहा है, अंडरस्टैंड, तो इट्स ओके। लेकिन जब आप उसको पता है जब ये लाइफ में जाएगा तो ये अपनी कैलकुलेशन को बड़ा प्रिसीजन लेवल पे लेके जाएगा। अब अभी ये डिफरेंस है ना, तो आप इसको करके देख लें, और ये देखिए कितना डिफरेंस रह गया है, 1 रुपए का रह गया ना। मजीद करके देख लें इसे, ये भी डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, तो अब देखें ना ये फ़र्क ठीक हो गया। ये ऑब्वियसली मैं जब लाइफ में करूँगा तो मैं अपने क्लाइंट के लिए ये वाली फिगर यूज़ करूँगा ना, क्योंकि मुझे पता है इससे आगे फिगर सेम हो गई, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो लाइफ में तो मैं ऐसे ही करूँगा। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि किसको पता है स्टेप्स क्या लेने हैं, ये चीज़ वो आपसे चाहता है। जी, अली प्रेजेंटेड अ गिफ्ट वैल्यूड 800,000 टू बाकिर। अली ने बाकर को गिफ्ट दिया। गिफ्ट के ऊपर मैंने कहा था मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है। गिफ्ट कहाँ से मिल सकता है आपको? आपके एम्प्लॉयर से। सबसे पहले सैलरी का सोचें। आपके टेनेंट से मिल सकता है आपको, राइट, और आपके बिजनेस रिलेशनशिप में मिल सकता है आपको, रिलेटिव से मिल सकता है, नॉन रिलेटिव से मिल सकता है ना, कैश में मिल सकता है आपको। अब इन चीज़ों को सोचना आपने। अंडर द रूल्स डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बाकर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। टैक्स ट्रीटमेंट फॉर बाकर, जिन बंदे ने गिफ्ट देने वाले को फोकस कर लिया उसका और ट्रीटमेंट होगा। देखें, अगर बाकर का पूछ रहा है तो इसका जवाब और है, अगर वो अली का पूछ रहा है तो इसका जवाब और है। इसलिए मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन में सबसे पहले टैक्स पेयर फाइंड किया करें। टैक्स पेयर कौन है? देखें, मैं किसी को एसेट ट्रांसफ़र करता हूं तो मेरी डिस्पोजल गिनी जाएगी, और अगर मैं नॉन रिकग्निशन रूल में चला गया तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। समझ आ रही है ना? तो बेचने वाला एग्जाम्प्ट हो सकता है। आपने अपनी स्पाउस को दे दिया अलहदगी की सूरत में, आप पे टैक्स नहीं है। आपने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया, आप पे टैक्स नहीं है, सही है। लेकिन आपने अपने दोस्त को कोई चीज़ दे दी है, वो टैक्सेबल है। आप कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन में जाएंगे, बिजनेस है तो बिजनेस में चले जाएंगे, होगा ना। लेकिन अब है लेने वाला, तो अगर किसी ने गलती से इसको टैक्स पेयर को चेंज कर दिया, उसने इसको फोकस नहीं किया, तो वो आंसर गलत कर सकता है, क्योंकि उस बच्चे ने गिफ्ट का लफ्ज जो है ना वो पढ़ा हुआ है कहाँ पे? नॉन रिकग्निशन रूल्स के अंदर। ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ट्रांसफरी की बात हो रही है, जिसको एसेट गिफ्ट दिया गया है। देखा? और ये हमने पढ़ा हुआ है, गिफ्ट का लेना और गिफ्ट का देना। मुख्तलिफ 3 चैप्टरों में ये बात पढ़ी हुई है हमने। एक चैप्टर में नॉन रिकग्निशन रूल्स हमने आपको पढ़ाए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट का लेना पढ़ाया,
और सेक्शन वाइज नोट्स में जाके स्पाउस का पढ़ा आपने टू लिव अपार्ट, उसने इकट्ठा करके पूछा कि बताओ बाकिर को क्या हुआ। अली इज बाकर्स अंकल एंड द गिफ्ट इन काइंड। अली जो है उसका अंकल है और इन काइंड उसको गिफ्ट मिला है, तो आप क्या कहेंगे? पहले बताइए नॉन रेसिग्नेशन बात हो रही है या सेक्शन 39 की बात हो रही है? गिफ्ट का लेना 79 में नहीं है। सेक्शन 79 नॉन सिग्नेचर रूल ट्रांसफरर के लिए है। किसके लिए है? ये ट्रांसफरी की बात हो रही है सेक्शन 39 में। दिस इज एग्जेम्प्ट, गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट इन काइंड। लिख दें एज अंकल ही कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, सो हिज इनकम इज एग्जेम्प्ट। अली इज बाकर्स फादर एंड द गिफ्ट इन कैश, ये टैक्सेबल है। आप कैश अपने रिलेटिव से भी ले लेंगे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। कैश बिजनेस रिलेशनशिप में लिया जा सकता है, कैश रेंट में लिया जा सकता है, कैश सैलरी में लिया जा सकता है। गिफ्ट नहीं कैश में लिया जा सकता, एडवांस नहीं कैश में लिया जा सकता, लोन कैश में नहीं लिया जा सकता। बैंक से लोन आप कैश में ले सकते हैं, ठीक है, ओके। यस सर। एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, नहीं लोन ले सकते, वो भी आपको बैंक के थ्रू ही लेना पड़ेगा। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे? द गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश इज टैक्सेबल। वालेकुम अस्सलाम। अली एंड बाकर आर क्लोज फ्रेंड्स एंड द गिफ्ट इन काइंड, टैक्सेबल होगा। राणा साहब की क्लास इधर नहीं है, ये पूछेंगे आपको। इस ओके, यानी ये पेपर आपको बता रहा है कि कैसे तैयारी कैसे करनी है। ये पेपर आपको बता रहा है कि तैयारी कैसे करनी है। ये क्वेश्चन तो हम अपनी रूटीन में कर चुके हैं, ये कर लिया था। इसका मैंने तरीक़ेकार क्या बताया था आपको कि आपने सेल्स टैक्स की जहाँ पर भी हो, आपने अपनी वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करके अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इससे आपकी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट हो तो इसको देखिएगा ज़रूर, पॉइंट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, सर इसमें ये इशू है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग टेम्पररी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एज कंटेन इन सेल्स टैक्स रूल्स। उसने कहा जी इसकी प्रोविजन बताएं। ये पहला क्वेश्चन है जो उसने सीधा पूछा हुआ है डायरेक्ट, कि कब तक होगी। ए मैन्युफैक्चरर जो पाकिस्तान में इंपोर्ट करना चाहता है, राइट, वो इसके लिए अप्लाई करें और उसको आई थिंक सो 72 आवर्स के अंदर अंदर इसको मिल जाएगी, और 60 डेज़ के लिए 72 डे। अगर दिन भूल जाएं तो फिर आप मेंशन ना करें, गोल मोल का उसको अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। तो वो उसको मिल जाएगी और उसके लिए क्या करेगा, वो चीज़ों को इंपोर्ट करेगा और पोस्ट डेटेड चेक भी दे देगा। पोस्ट डेटेड चेक किसका? वैल्यू एडिशन टैक्स और नॉर्मल टैक्स का जो डिफरेंस होगा 3% का, वो चेक देगा उनको, ताकि अगर उसने फ्यूचर में सेल कर दे इन एसेट्स को, इन प्लांट एंड मशीनरी को, तो वो उसका इनकैश कर लिया जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम्स स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द अबव, प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन। अच्छा जी, कहता है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्सेशन सिस्टम। भाई चल जा यार, क्या हो गया? जो मैं कमांड देता हूँ उसके बाद उसको होश आती है कि मुझे ये भी कहा गया।
कहता कुछ हूँ करता कुछ है। चलें ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। फॉर ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन एज टू वाई इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन एज टू वाई इट इज़, उसने कहा है सारी गलत, जस्टिफिकेशन दें क्यों गलत है। उसने ये नहीं पूछा कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ये सारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसकी आप जस्टिफिकेशन दें क्यों गलत है। टैक्सेस मस्ट बी इम्पोज्ड ओनली ऑन इनकम। क्या टैक्स इनकम पे ही लगाना चाहिए? किस बात, कहाँ बात की थी हमने? कैनन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की, उसके अगेंस्ट बात कर रहा है ये। कैनन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ये कहता है कि इन किसी एक सोर्स पे टैक्स ना लगाओ, इससे तुम्हारा टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा। टैक्सेस मस्ट बी डाइवर्सिफाइड, ये इसकी जस्टिफिकेशन है। टैक्सेस मस्ट बी, इस वक्त मिडल ईस्ट में एक टैक्स लगा हुआ है, बाकी पूरी दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन ही है। पाकिस्तान में तो क्या ही बात है, वैरायटी है, फुल जड़ियाँ चली हुई हैं सारी। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो लिखे नहीं हुए फिर भी टैक्स लगते हैं आपको, जिसको जगह टैक्स कहते हैं। जग्गा होता था ना, बड़ा मशहूर आदमी था, पता नहीं पुलिस मुकाबले में उसको मार दिया गया, उसको जग्गा था वो, तो उसके नाम पे लोग भत्ता लेते थे। जैसे अल्ताफ़ भाई के नाम पे चलता था, उसका नाम जग्गा था, उससे बन गया जग्गा टैक्स। वो पूछते थे भी ये पैसे, कहते ये किस चीज़ के पैसे हैं? कहते ये टैक्स है। कहते किसने लगाया? ये जग्गे ने लगाया हुआ है, तो उसका नाम था जग्गा टैक्स। तो वो हमारी किताबों में टर्म बन चुकी हुई है जग्गा टैक्स, कि ये जग्गा टैक्स लेते हो तुम मुझसे, तो जग्गा उसका नाम था। तो क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है द इनकम, द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर्स विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट विद दोज अर्निंग हायर इनकम और एक्सपेक्टेड टू पे मोर। टैक्सेशन सिस्टम में क्या कहा गया था? ये वॉलंटियर नहीं होना चाहिए, एनफोर्स्ड होना चाहिए। पढ़ा है ना? तो मेरे नोट्स में देखें, आखिरी कॉलम में ये बात लिखी हुई है जो मैंने समरी दी थी आपको। टैक्सेस मस्ट बी एनफोर्स्ड, नॉट वॉलंटियर। तो ये कह रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कि टैक्स पेयर से कहे यार मर्जी को ज़कात थोड़ी है, नहीं ज़कात भी एनफोर्स्ड है। सदका, ये सदका थोड़ी है कि आपकी मर्जी यार दे दें। टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये तो ठीक है। The tax laws should be consistent with government's economic objectives and development programs. हाँ जी, चलें देख लेते हैं। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट तो ठीक बता रहा है वो। टैक्सेस कैन बी एनेक्टेड बाय द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। टैक्सेस जो हैं वो तो स्टेट ही लगाती है। टैक्सेस जो है वो तो हाँ लेजिस्लेशन लगाती है जी, लेजिस्लेटिव बॉडी लगाती है, और बॉडी लगाती है, वो नहीं लगाते ना। पीएम या ये तो नहीं लगाते ना टैक्सेस, ये गलत है। टैक्सेस में भी इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज द स्टेट। ये तो बिल्कुल ही फिटे मुँह, हमारे ऊपर तो है ही ऐसा। कहता टैक्सेस जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लगाने चाहिए। ये तो गुलाम कौम की निशानी है कि उनके ऊपर, ये गुलामी है ना, कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाए हुए थे कि वो हमारे ऊपर काबिज थे, हम उनकी कॉलोनी थे ना। तो कॉलोनियल दौर के अंदर तो ये चलता है कि वो कोई और टैक्स लगाएगा आके। 8वें का ए, अच्छा कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैं भी ऐसे ही कॉलम एग्जाम में बनाऊँ। मैं कहता हूँ यार ऐसे टाइम ज़ाया होता है कॉलम बनाने का। बस यहाँ ब्रैकेट में लिखें 11.87 m इंटू 18% और अमाउंट यहाँ लिखते जाएं। अमाउंट मैं कहता हूँ कि यार मिलियंस में ना लिखें, अवॉइड करें।
गलती होने के चांसेस होते हैं। ये हेडिंग मेरा लाजमी दिया अगर इसको एग्जामिनर चेक करता है। ये देखें, इतना टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। जी सर। ये तो एग्जामिनर ने पकड़ा, कॉपी मारी, छप्पा मारा, चल भाई। आपने तो इतना कभी लिख के देखें, ये आपके 3-4 पेजेस भर जाएंगे। जी तो ये ऐसी गलती नहीं करनी। डोंट प्ले विद दीज टाइप्स ऑफ रिप्लाईज। हाँ, बस ये बात लिख दें या डाइवर्सिफिकेशन लिख दें, एक ही बात है। कहता है इनकम पे भी होने चाहिए, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी पे होने चाहिए। द करेक्ट बेसिस द एबिलिटी टू पे, नॉट विलिंग टू पे। ये प्रिंसिपल जो है इन्फोर्स होना चाहिए, ये भी ठीक है। टैक्सेस आर इम्पोज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स एंड द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ओनली रिप्रेजेंट अ नॉर्मेटिव गाइडलाइंस और प्रिंसिपल फॉर दी। इतनी बात ठीक तो लिख दी है उसने, आगे उसको ठीक करने के लिए मजीद बढ़ा दी है। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ओनली प्रेजेंट अ नॉर्मेटिव गाइडलाइंस और प्रिंसिपल फॉर द टैक्सेशन। चैट जीपीटी से जवाब दिया हुआ इसका, पता चल रहा है अल्फाज नॉर्मेटिव जो है हमारे लोकल लोगों ने कहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने। टैक्स इज जनरली लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट एंड नॉट द एग्जेक्टिव, ठीक है ना। टैक्सेस आर इम्पोज बाय सॉवरन गवर्नमेंट नॉट एक्सटर्नल एंटिटीज। हम तो सॉवरन हैं, हम क्या हैं, सॉवरन हैं, सॉवरन। जी सर लॉ मेकिंग बॉडी तो सिर्फ लॉ बनाती है ना, उसको इन्फोर्स तो एफपीआर करता है पाकिस्तान में। हाँ जी, यही कह रहा हूँ। टैक्सेस में भी इम्पोज, टैक्सेस कैन बी एनेक्टेड बाय द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। उनको तो एनेक्टमेंट नहीं करनी चाहिए ना, रूल को डिफाइन तो नहीं करना चाहिए ना उनको, ठीक है ना। लेविड और एनेक्टमेंट देखें ना, उस वहाँ लेविड एनेक्टमेंट है, उन्होंने लेविड का वर्ड यूज़ कर दिया है। जारी बात है, उसका आप भी पूरे को लेके चैट जीपीटी को देंगे, इसका जवाब दो तो ऐसे ही बना के देगा आपको, सही है सर सारी उसकी स्कीम बता दी आपने। जी। बंदे ने इतनी मेहनत की होगी, बंदे ने इतनी मेहनत की होगी, आपने ऐसे कच्चा चट्टा खोल दिया उसका। नहीं तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना मेहनत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, एक टूल है। जी सर। आप तो इस तरह से वो गन को फांसियाँ देनी शुरू कर देंगे कि जी मैंने थोड़ी मारा, इस पिस्तौल ने मारा, इसको फांसी दे दें। जी सर। भी मेहनत किसने की है, चाइना पिस्तौल की ने। उड़ाए किसने है, हमने उड़ाया है ना, बेशक वो चाइना के थे। यस सर। तो भाई चैट जीपीटी तो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, एक टूल है। मुझे कुछ लोग उसमें चैंपियन समझते हैं कि यार उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो। तो चैट जीपीटी बेशक को सर बेशक। बदनाम किया ना, चैट जीपीटी बदनाम नहीं है, मुन्नी बदनाम नहीं है, मुन्नी को नचाने वाला बदनाम है। सर थैंक यू। पानी आते थे पानी बोतल आप बोतल नहीं है, नहीं मैं भी लाता हूँ गिलास पहुँच गिलास में दे दो। तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि किया हुआ है, मैं भी अगर सोल्यूशन बनाऊंगा तो क्या चैट जीपीटी नहीं यूज़ करूंगा, करूंगा मैं। इसमें बुरी बात कौन सी है, आप तो ऐसे ही ऑफेंसिव हो गए हो यार। हम नहीं सर वैसे ही कह रहा था मैं। नहीं नहीं, आप आज मेरे साथ कोई आपको है कोई मसला, आओ चाय पिलाऊंगा आपको। फिर मैं आऊंगा कॉलेज, लेकिन क्लास के बाद ही निकलूंगा घर से। चल, और कोई इतराज़ हो मेरे ऊपर? अरे नहीं सर। लिस्ट एनी 5 अनएथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखें आपकी बात आ गई है, इखलाकियात की जो है, ऑफ द टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़। टैक्स इसकी 5 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं कि उसको क्या करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, कानून सही बनाना चाहिए, जो टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए। देखें ना उसने 10 लिख दिए, तो क्या आप भी 10 लिखेंगे? 5-6 लिख दें, एक आध और लिख दें, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। तो इसमें अगर हम जाकर देखें तो हमें क्या समझ आ रही है? पहली बात हमें ये समझ आ रही है कि भाई जो 15 मिनट्स हैं वो आपने ओवरऑल पेपर पढ़ने में नहीं ज़ाया करने, किसी सूरत में भी। जो पहले 15 मिनट्स हैं वो आपने ओवरऑल पेपर को पढ़ने में ज़ाया नहीं करने। उसको क्या करना आपने,
किसी एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और उन पर जाके आप हाईलाइट करते जाएं चीज़ों को। फिर हाईलाइट से मुराद ये है कि पेन के साथ फोकस करने के मेरे से ये चीज़ पूछी गई है। जैसे आप 8वां क्वेश्चन ही अगर देख लें, अगर किसी बच्चे ने 15 मिनट आखिरी 8वें क्वेश्चन पे लगा दिए तो कितने मार्क्स थे उसके? नहीं, दोनों के मिला के 5 तो नहीं थे ना। 10 नंबर का था, ठीक है। उसने फ़र्ज़ करें कि 15 नंबर सारा टाइम इस पे लगा दिया, या उसने इसको पढ़ के अच्छी तरह, ठीक है, उसके बाद उसने कोई और क्वेश्चन देख लिया, तो जैसे ही पेपर उसके हाथ में आएगा, आंसर शीट आएगी तो जल्दी कर लेगा ना वो। तो ये टाइम उसने बाय कर लिया, उन 3 घंटों का टाइम इसने बाय कर लिया। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने इस टाइम को क्या किया कि उसने पूरे एग्ज़ाम को पढ़ने पे लगा दिया, तो उसने सिर्फ प्रेशर बाय किया। अब कोई रिश्तों की औलाद में से हो, आइंस्टाइन का बच्चा हो, उसके अंदर आइंस्टाइन के ही सारे दिमाग में खुलियात हों, तो फिर तो कहा जा सकता है कि यार वो उसने प्रेशर नहीं लिया। लेकिन अगर कोई इंसान है, मैं अपनी बात करता हूँ कि वो प्रेशर ज़रूर ले जाएगा 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ के। मैंने CMS ज़िंदगी में कभी पूरा पेपर नहीं पढ़ा, स्टार्ट में कभी भी नहीं पढ़ा। क्यों? मुझे पता था कि ये प्रेशर देगा। थैंक यू। इसी तरह लड़ते हुए भी मैंने नहीं देखा कि कितने लोग हैं। प्रेशर कम करना होता है ना, कि भी अच्छा क्या होगा यार, लेट्स स्टार्ट। तो इसलिए आपने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जिंदगी में मैंने कभी पूरा पेपर नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट देखता था, जो रिक्वायरमेंट मुझे सूट करती थी मैं लॉक करता था, क्वेश्चन को पिक करके मैं शुरू कर देता था। मुझे पता होता था एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन का ये पैटर्न चल रहा है, नॉर्मली इसका पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा ये होने चांसेस ये है। तो मैं अपने पसंदीदा एरिया पहले मैं घर से डिफाइन करके जाता था कि मैंने ये एरिया को हिट करना है। आर्मी ऐसे ही अटैक करती है ना, कि प्लान करती है, अपने टारगेट को लॉक करती है और फिर कहते हैं हम डिस्ट्रैक्शंस कहाँ करनी है, पूरा एक प्लान करके वो फिर वो अटैक करते हैं। तो मैं तो ऐसे ही, मुझे में ये वाला क्वेश्चन करना, बाकी आता नहीं आता वो बात का मसला है। 1.5 घंटा तो कम से कम मैंने कभी सर नहीं उठाया था पेपर से। 1.5 घंटा तो मैं लिख रहा होता था, बस क्वेश्चन है लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये है। कोई आधे टाइम के बाद, क्योंकि पहले आधे 50% टाइम के अंदर आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना 50% के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप पार्टीबाज हैं, पतंगबाज हैं, आपने कोई काम नहीं किया। कभी पेपर ऐसा ज़िंदगी में नहीं आता जिस बच्चे ने तैयारी की हो उसको 50% से कम पेपर आता हो। 50% को ज़्यादा पेपर आता होता है, ये मेरा यकीन है, जिसने तैयारी इंसानों की तरह की हो। ये नहीं हो सकता। एडजस्टमेंट जितनी मर्जी बुरी हो एग्ज़ाम के अंदर, 8 एडजस्टमेंट हैं तो उसको 1-2 शायद ना आती हों, 70% एडजस्टमेंट उस बच्चे को आती होती हैं कि ये है, उसने पास पेपर किए होते हैं। एग्जामिनर ने जाके कहीं सूरज से थोड़ी नई एडजस्टमेंट लेके आनी है, इसी इनकम टैक्स में से ही निकालनी है। उसको हम ये थोड़ी आई कैप कहता है इनको तो के रखो, फेल करना है। ये सिलेबस है, उसके अंदर आपने पेपर को सेट करना है। इसलिए ये बात नहीं सोचनी, बस ये सोचना यार सवाल क्या पूछा गया है, जवाब क्या देना है। सवाल ये पूछा गया, जवाब क्या देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो पेपर हमने एग्ज़ाम किया है अभी, ये था, बारीकी के साथ चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन इस तरह पेपर शायद किसी ने किया हो जैसे मैंने आपको करवाया है। तो क्या वो पास नहीं हुए? हुए, पास हुए हैं ना। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे पेपर से निकल सकते हैं, पहली अटेम्प्ट में ही हम निकल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं।